बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और वीकेंड भी आपका ठीक ठाक गुजरा होगा। जनाब, आज सुबह हम कुछ अच्छी ख़बरों को तो हमेशा तलाश करते हैं, लेकिन अभी चूँकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान भर के अंदर जो बारिशों का सिलसिला जारी है और खैबर पख्तूनख्वा का जो मशहूर सियाहती ज़िला सवात है उसमें पेश आने वाला जो हालिया वाक़या है, उसने कहा जाए कि झंझोड़ा है कहीं ना कहीं। जब दरियाए सवात के सैलाबी रेले में फंसे सयाह 1.5 घंटे तक मदद के लिए पुकारने के बावजूद जान से हाथ धो बैठे। हमारा रेस्क्यू निज़ाम हो, हमारी हुकूमती तरजीहात हो, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये 3 साल में जी दूसरा बड़ा वाक़या है, मगर अफसोस कि रियासती मशीनरी अब भी हमें बेहिस नाअहल दिखाई देती है। वाक़े के बाद अवामी दबाव के तहत हुकूमत हरकत में आई, मगर उस वक्त जब कीमती जानें ज़ाया हो चुकी थीं। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब समेत 4 अफसरान को मुअत्तल किया गया और इत्तलात के मुताबिक जी इंक्वायरी इजलास में डीसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। दरियाए सवात के किनारे जी जारी जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दरिया के मुख्तलिफ मकामात पर 75 अफराद फंस गए थे, जिनमें से कई को रेस्क्यू किया गया, मगर ये जो वाक़या पेश आया और कई दर्जन से ज़ायद जाने हैं जो ज़ाया हुई हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जी अली अमीन गंडापुर साहब ने नोटिस ले लिया है, क्योंकि एक बार फिर हमारी जो तरजीहात है वो नोटिस तक रहती हैं। फिर एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी जाती है जो कि इस केस में भी दे दी गई है। 7 दिन के अंदर जी वजूहात का तयन करेगा, कोताहियों का तयन करेगा और आइंदा की हिकमत अमली पर मबनी रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन मेरा सवाल और इस पूरी कौम का सवाल वहीं का वहीं है कि क्या अब भी अपनी जगह जब सैलाब के ख़तरात से हुकूमत पहले से वाकिफ़ थी और हर साल ये इस तरह के मामलात होते हैं, तो इक़दाम पहले क्यों नहीं किए जाते? और क्या ये इक़दाम वक्ती दबाव का नतीजा है? इससे पहले भी 2022 में बात की जाए तो कोहिस्तान में आने वाला वाक़या हो और ऐसी बेइसी देखी गई थी, मगर आज भी रिज़ल्ट वैसे का वैसा ही है। रियासती इदारे हैं वो कहते हैं जी हमारे पास बजट्स नहीं है, गैर फ़ाल नज़र आते हैं, पॉलिसी गैर वाज़े है, अवाम बेसहारा नज़र आती है। ये मुअत्तलियाँ, ये नोटिस, ये इंक्वायरी कमेटीज़ कब तक बनती रहेंगी और कब तक लोग अपनी जानों से हाथ धोते रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और हमारे टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज हमने इस पर बात करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है जी ये वाक़यात ये वो वाले सिनेरियोज़ में होते हैं जब हम इदारों के ऊपर रियासती जो मशीनरी है वो फ़ाल ना होने के हवाले से करते हैं। ये जो वाक़या पेश आया जी, इसमें ना हेलीकॉप्टर था। जब रेस्क्यू टीम कोई 1.5 घंटे बाद पहुंची वहाँ पे, तो उनके पास बेसिक चीज़ें भी नहीं थी कि वो आवाम को रेस्क्यू कर सकते। वो ख़ुद पहुँच गए और उसके बाद फिर उन्होंने सामान मंगवाया, जो कि वो भी वक्त पर ना आ सका और इसके सारी सूरत हाल के पेश नज़र ये वाक़या पेश आया। प्रोफेसर सज्जाद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम है, माहिर इको टूरिज़म है, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। ये अभी यही बात करें कि ये पहला वाक़या नहीं है और इससे पहले भी हम सब जानते हैं एज अ पब्लिक भी कि हर साल बारिशें होती हैं, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। हमारे इदारे क्या कर रहे हैं और हमारा ये जो टूरिज़म है जिस पे हम रिलाई करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं हम इनकरेज होते हैं कि जी हम टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे अगर हम फैसिलिटेट करेंगे, तो ये फैसिलिटेशन कहीं ना कहीं फिर जानों की कीमत तो लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन पाकिस्तान जो है सियाहत के हवाले से एक मुनफरिद नाम है और हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में, बल्तिस्तान में और कश्मीर में, वो मरकज़ व महवर हैं हमारी सियाहती तमाम सरगर्मियों का। हम अमूमी तौर पे देखते हैं कि जैसे आपने इंट्रो में कहा कि हुकूमत या हुकूमती इदारे या दीगर इदारे जो मकामी हैं वहाँ पे वो एक हादसे का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद मुतहरक होते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद फिर गैर फ़ाल और गैर मुतहरक हो जाते हैं, जिसका नतीजा यकीनन तकलीफ़ दे, अफसोसनाक जानों का ज़िया। एक जान की कीमत जो है वो हम अदा नहीं कर सकते, चाहे जाए कि दर्जनों जानों की। गफलत या कोताही ये स्वाद के वाक़े में देखी जाए तो वो जो टूरिस्ट फैमिली है वहाँ से लेके और टॉप तक है सबकी है, उनकी गलती है, क्योंकि वो टूरिस्ट असल में एक मरतबा या कई साल में एक मरतबा जाता है। वो इतना मुतहर्रिक, इतना फ़ाल और इतना
पुरने अज़म होता है सिर्फ और Energetic सिर्फ होता है जाने उस के लिए, वक्त, हाँ। वहाँ पे उनकी एंथुसिज्म और पैशन होता है सिर्फ एंजॉय करना। उससे ऊपर फिर है वहाँ का होटल जिसने उनको वहाँ पे जगह दी, उससे ऊपर होटल एसोसिएशन है, वो भी गैर फ़ाल और गैर मुतहर्रिक, उन्होंने भी, उससे ऊपर वहाँ का मकामी जो सेटअप है, उससे ऊपर फिर वहाँ का टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ऊपर फिर प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके ऊपर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है। यानी एक पूरी चेन है जो सब के सब इस वाक़े में, और बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। कहीं 4 दोस्त जो है गाड़ी में सफ़र करते हुए दरिया में गिर गए, कहीं ग्लेशियर में अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए, और बहुत सारे वाक़यात। ये एक सीरीज़ है कि पिछले 1.5 महीने में तकरीबन 11 वाक़यात हुए। आसान तरीन तरीका ये है कि हर एक के पास मोबाइल है। जो वीडियो बना रहे थे उन्होंने कितने जल्दी क्या रिपोर्ट किया उसको और क्या मदद तलब की, क्या उनको ये होटल वालों को या जो मकामी उनके साथी थे उनको ये भी पता था कि मदद क्या तलब करनी है और आगे क्या रिपोर्ट करना है ताकि आने वाले अपने साथ क्या लेकर आएँ। तो जो आप कह रही हैं अभी कि जब वो पहुँचे उसके बाद मदद तलब की या सामान मंगवाया, शायद अगर वो पहले होता तो फिर नुकसान कम होता। इंटरप्ट कर रही हूँ, इस सारे वाक़े के जो डिटेल्स है मैं चाहूँगी इस हवाले से हमारे पास एक समद अंजुम की रिपोर्ट है, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद फिर डॉक्टर अहमद अली गुल भी हमें ज्वाइन करें, उनसे भी बात। हमारा कोई तसल्ली नहीं है, ना इस पर हमारा इजबार है। हमारा मुतालिबा यही है कि स्वाद की जजों पर या हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की जस्टिस की सरबराही में कमेटी बनाई जाए और पूरा तहकीकात करके जिसमें जितनी भी महकमे मुलव्वस है, या इंतज़ामिया है या 11/22 है या पुलिस डिपार्टमेंट है या टूरिज़म पुलिस है, जितनी भी लोग हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए और जो लोग शहीद हुए थे इन लोगों के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। क्या कसूर। वेरी अनफॉर्चुनेट, और समद ने कहीं ना कहीं ठीक कहा है कि शायद हम भी पहले ये रिपोर्ट करते तो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। आई एम श्योर कि ये एक, जैसे भी प्रोफेसर साहब भी बात कर रहे थे, एक चेन है, ये कोई एक शख्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डॉक्टर अहमद अली गुल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। अभी प्रोफेसर सज्जाद हैदर साहब भी यही बात कर रहे थे कि हम अब मौजूदा इल्ज़ाम तो बहुत सारे लोगों को ठहरा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, होटल इंतज़ामिया, फिर आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फिर आपकी रेस्क्यू, एवरीवन, अब सिर्फ नोटिसेस और मुअत्तल करने तक बात रह गई है या एक कमेटी बना दी गई है, अब वो इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद क्या एक्शन होगा क्या नहीं, अल्लाह जाने। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक जो आपने क्वेश्चन रेज किया वो बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत जो अफसोसनाक वाक़या है, इसके ऊपर हम सही मानों में जो इंसाफ है वो तभी कर सकेंगे जब हम ये मेक श्योर करें कि अगली दफ़ा इस तरह मासूम जाने जो हैं वो हम ना खोएं। और उसके ऊपर अगर कोई इस तरह का मसला हम देख रहे हो तो उसमें किसी एक बंदे को या एक इदारे को वो हम अगर इल्ज़ाम देंगे तो शायद वो भी ठीक ना होगा। और उसमें एक पूरी चेन है जिस तरह के भी डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया। सो वी हैव टू रियलाइज़ कि हमारे यहाँ पे हुकूमत की साइड पे क्या ज़िम्मेदारियाँ थी, जहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बिल्कुल मौजूद नहीं हैं। मैंने डेटा सेट्स भी देखे हैं PMD के, और हमारे कुछ प्राइवेट इदारे हैं जो कि बारिश का और उसका टेम्परेचर का डेटा मेजर करते हैं। तो उन इलाकों के अंदर गेजिंग स्टेशन ही मौजूद नहीं थे जिन इलाकों से ये तूफ़ान जनरेट हुआ है। सो मतलब वहाँ पे हमें ये मालूम ही नहीं है कि यानी चूँकि रेनफॉल का डेटा यानी बारिश का डेटा हमें ये बता रहा है कि इतनी बारिश नहीं हुई कि ऐसा तूफ़ान आता, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ है किसी जगह के ऊपर, और उस अगर जिस जगह पे ग्लेशियर लेक्स एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब ये ग्लेशियर लेक बर्स्ट होती है तो बहुत चंद लम्हों में वो पानी जो है वो एकदम से नीचे वैली में आता है और बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। और ऑफ कोर्स इस तरह की जो हाई रिस्क जोन्स हैं, जैसा ख्वाजा केला में है या सवात वैली में काफ़ी और जगहों पे भी मौजूद हैं, उन जगहों के ऊपर हमें साइनेज लगाने की ज़रूरत है, लोगों को इतला देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे पानी में ना जाएं और एकदम से सैलाब का रेला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, आपको बहा के ले जाएगा। और एज़ फार एज़ जो रेस्क्यू 1112 की हम बात कर रहे थे, उनकी जो इमरजेंसी सर्विसेज की टीम्स हैं
ये जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई वर्क विद देम, आई अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क। ये जो इतना तेज पानी होता है ये बहुत खतरनाक है। अगर वो शायद इस पानी में जाते अपनी बोट्स के साथ तो शायद वो भी खुद विक्टिम बन सकते थे। तो ये तो अनफेयर होगा। हमें वहाँ पे ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टाइप चीज़ चाहिए थी एट दैट मोमेंट, विच वाज अनअवेलेबल। उसका जो टाइम होता है बिटवीन व्हेन वी कॉल इट एंड व्हेन दैट एयर एसेट इज़ अवेलेबल फॉर रेस्क्यू, उस टाइम को मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन का लिंक है वो शायद उतना ना फाल हो और शायद उतनी क्लोजली इस तरह के एसेट्स अवेलेबल भी ना हो। तो इसके बारे में मुझे डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली वी कैन सी कि कोई ऐसा हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए नहीं आ सका विद इन दैट टाइम। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ये जो अचानक सैलाबी रैली जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें मोहम्मद हिलाल एक वाहिद वन मैन आर्मी थे जो कि वहाँ के लोकल थे और उन्होंने कोशिश की और उन्होंने अपनी जो कह लें बग़ैर किसी हिफाजती इक़दामात के गैर मामूली किरदार अदा करते हुए मैदान में आए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा हमें वो बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि क्या चीज़ें उन्होंने अपनी आंखों से विटनेस की वहाँ पर और किस तरह से उन्होंने 3 अफराद को दरिया से निकाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पहले ही ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे। हिलाल साहब बहुत शुक्रिया आप कि आपने हमें सुबह वक्त दिया। हमें थोड़ा सा बताइएगा इस वाक़े से, जब आप वहाँ पर मौजूद थे और जब आपने 3 लोगों को बचाया भी। अभी जैसे डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे अगर जाती खुद भी अपनी बोट्स के साथ तो इनके लिए भी पॉसिबल ना होता। हेलो जी हिलाल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, वो मेरा नाम मोहम्मद हिलाल और पिछले ये जो 35 साल है हम इधर इस वक्त में मुख्तलिफ किस्म के जो लोग डूबते हैं उसकी राशि निकालते हैं फी सबिलिल्लाह, और जब जो खुशकिस्मत होते अक्सर बच जाती है। बहरहाल ये जो सानिया है ना, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप बोलिएगा, अपनी बात जारी रखिएगा। जी जी हिलाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, हिलाल साहब से राबिता दोबारा कीजिएगा प्लीज़। प्रोफेसर साहब मैं आपका कमेंट चाहूँगी। अभी जैसे डॉक्टर गुल भी बात कर रहे थे कि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ उस वक्त जो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू है या दीगर जो मशीनरी है उसका होना बड़ा ज़रूरी था, और ज़ाहिर वहाँ के लोकल जैसे अभी मोहम्मद हिलाल से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अर्ली वार्निंग्स हैं उसका कॉन्सेप्ट, लोगों को ये वार्न करना कि आप जिस इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि ये फैमिली जहाँ पे गई थी वो कैफ़े का बंद हिस्सा था और ये बैक साइड से दरिया की साइड पे गई। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो एज पब्लिक भी हमें अवेयरनेस के तौर पे पता होने चाहिए। जी 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो ये कि अभी डॉक्टर गुल कह रहे थे कि अगर रेस्क्यू वाले भी इसमें ऑपरेट करते तो शायद उनकी भी लाइफ जो है ख़तरे में थी। तो हमने देखा है कि शुमाली इलाके जात में हमारे नौजवान वहाँ के मुकामी जो है रज़ाकार जो उन्होंने बड़ा काम किया है, इस साल भी, पिछले साल भी और इस वाक़े में भी है। पहले तो हम उनको सलाम करते हैं। हिलाल और ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं, मैं ख़ुद वहाँ बहुत जाता हूँ। तो हमारे रेस्क्यू के लोग इतने प्रोफेशनली ट्रेंड ज़रूर होने चाहिए कि वो रिस्क लेके भी जो उनकी ड्यूटी है, जिसके लिए उनको ज़िम्मेदारी दी गई है, उसको पूरा करें। दूसरा ये है कि इससे पहले थोड़ा सा अभी जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल है, फिर टूरिज़म डिपार्टमेंट है, महकमा मौसमियात है, इन्होंने क्या अलर्ट जारी किया था? क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई सानहा होता है तो एक तमाम तफसील जो रिपोर्ट में भी दिखाई गई है कि वो एक कार्रवाई शुरू हो जाती है। हमने देखना है कि क्या हम सानहा होने के बाद मुतहर्रिक होंगे या प्रोएक्टिवली, या पहले से हम एहतियात करेंगे। देखिए, एहतियात इलाज से हमेशा बेहतर है। हम इलाज ना होने के 100 बहाने ढूंढ सकते हैं, लेकिन एहतियात ना होने की वजूहात के ऊपर हमें ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आज का दौर मीडिया का दौर है कि अगर व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे आप 30 सेकंड में ख़बर फैलाना चाहें तो वो तमाम इदारों को मिल जाती है, जबकि हम 100 मिनट की तकरीबन बात कर रहे हैं कि मदद नहीं पहुँची। और वहाँ पे निज़ाम है, होटल के जो लोग हैं, अगर ट्रैफिक जाम हो या बारिश हो या बर्फ़बारी हो तो वो बहुत सारे न्यूज़ चैनल को मालूमात देते हैं कि बर्फ़बारी हो गई, सयाह आ जाएँ। तो ये जो इतना बड़ा सैलाबी रेला ऊपर से आ रहा था,
उसकी वजह कोई भी हो सकती है, वो ग्लेशियर ब्रस्ट हो सकता है, क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है, कोई टूट सकता है बांध, कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन उसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा ये अभी चेक आ रहा है, उसकी डिटेल आ जाएगी। उसमें बहुत बड़ी गफलत उस कम्युनिकेशन की भी है, जैसे कि अभी बात हुई है कि जो हम मिस कर रहे हैं। और तीसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे मासूम सयाह जाते हैं उनके लिए मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब जाएं तो वो सोच के और इसको प्लान करके जाएं कि जब हम कुदरत के करीब जाते हैं, फितरत के करीब, तो उसके असूलों के मुताबिक चलना चाहिए। वहाँ पे सेल्फी या एंजॉयमेंट या कुछ खाने पीने की चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि जितना वहाँ पे नज़र रखना उसके ऊपर। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट एंड सेफ्टी फर्स्ट। और उसके बाद फिर है, हमें तो दीन में भी कहा गया है कि सफ़र करें ताकि आप सीख सकें, तो उसकी तरफ तवज्जो कम होती है हमारी। ख़ास तौर पे मैं क्योंकि तालीम का शोबा है उससे ताल्लुक़ रखता हूँ, तो जो तालीमी इदारे ग्रुप्स को ले जाते हैं उनके बहुत ज़्यादा हादसे बच्चों के होते हैं। तो वो ट्रेन करके ले जाएं, वहाँ जाके ब्रीफिंग करें, लोकल ब्रीफिंग करें, ताकि ये सानेहात आइंदा ना हो सके, अवॉइड कर सकें। हिलाल, आपको, मोहम्मद हिलाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी, आप अपनी बात को जारी रखिएगा प्लीज़। आप कह रहे थे कि आप वहाँ पे लोकल और आप लोग इस तरह से दरिया में खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो रेस्क्यू करते हैं। और इस साने का भी आप जिक्र कर रहे थे मोहम्मद हिलाल। बिल्कुल जी, हम वो दूसरा जगह मेहमान थे, उपस्थित हुए थे, हम उसके लिए ऑपरेशन के लिए गई और जब उनको रेस्क्यू किया तो इसमें घंटा तकरीबन लगा था। फिर उधर से एक दोस्त था मेरे जानने वाला, वो जल्दी आ गया और उन्होंने कहा कि जाओ उधर लोग फंसे हुए हो, जल्दी करो। हमारे किश्ती है वो सुजुकी में पड़ी हुई थी, हमने क्योंकि ऑपरेशन के लिए गई हुई थी, अपनी सुजुकी और अपनी वो हिसाब किताब होता है ना, ठीक है। पहुंचे उधर पुल के करीब, इससे तकरीबन 400-500 फीट आगे वो जगह था जिधर ये लोग फंसे हुए थे। जब मैं उधर पहुंचा तकरीबन तो बात खत्म हो गई थी। 5 या 4 बंदे उधर रह गए थे, एक तो इसकी हालत था और ये मेरे फंसे। हमने कोशिश की जाना उधर फेंक दिया और उन लोगों को जो बाकी थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बच गए। लेकिन ये जो इतना बड़ा हादसा है ना, इसको बहुत बहुत ज्यादा, इस पे पूरा इलाका है वो अफसुर्दा है और इस समय हम इजाला नहीं कर सकते। लेकिन बहैसियत कौम या इदारे जो भी है उधर, तो वो एक मेन हेड इलाका है, उसमें रेस्क्यू, फौज, पुलिस सब मौजूद थी, बाकी लोग भी मौजूद थी। वो दिखा रहे थे कि भाई लोग पूरी दुनिया के मासूम लोग डूब रहे हैं और हम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। रेस्क्यू की टीम भी थे, लेकिन चूंकि कोई उसकी मदद के लिए करीब नहीं गया था। कौम ये तमाशा बना रहा था और ये वीडियो बना रही थी। अगर तकरीबन ये लोग आधा घंटा पहले भी इनको रेस्क्यू कर सकते थे खुद ही। और हमारे भी कुछ गलतियां होती है ना, जो सयाह ज़रात है, बार बार हम उसको मना करते हैं अपने पेज के जरिए, अपने आवाज के जरिए कि आप आए, चक्कर लगाए, लेकिन जो दरियाई है, पानी है, उनके करीब न जाए। ये पक्का ये जगह था, दरिया था, इसके तो होटल इंतजामिया की जिम्मेवारी थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो ये एसीडीसी होता है, पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने भी लोगों को मना नहीं किया। बहरहाल बहैसियत एक वॉलंटियर, मैं पंजाब के जो लोग हैं और जो शहीद हुई है, जो उसकी अहले खाना है, पूरे पाकिस्तान से मैं मुआज़रत हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि एक बहुत बड़ा सानिया और ये हमारी जिंदगी का वो सानिया है जिसने हमें हिला कर रख दिया है। हम उनको न बचा सके। बहरहाल मौत तो एक दिन आनी है हम सब ने, और जिस तरह होता है कि जिस तरह वो डूबी है, और वो तो इससे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। हमारे इदारे मौजूद, लेकिन इधर ये है कि जो इदारे होते हैं वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक गाड़ी हमारे उतर गई थे और वो कहते कि हमारे
पास गाड़ियाँ ये नहीं है, लेकिन बहरहाल जो हमारी मुकामी किश्तियाँ हैं, हम अगर आधा घंटे पहले पहुंच जाते तो ये लोग बच सकते थे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हिलाल कि आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर अहमद अली गुल साहब, अभी आपने मोहम्मद हिलाल की बातें भी सुनी हैं और जाहिर है अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, प्रोफेसर साहब भी। ये सैलाब या इस तरह की, अब चूँकि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल प्रॉब्लम, हमें इसको एज अ एमरजेंसी जो कह लें ट्रीट करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बार बार हम इस प्रोग्राम में भी डिस्कशन करते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हमारी प्रायोरिटी में नहीं है और सडनली इस तरह के वाक़यात का एक्सटेंड हो जाना, इवन एक्सट्रीम वेदर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जी महकमा मौसमियात ने प्रोडिक्शन की है कि इस बार 25% बारिशें ज़्यादा होंगी या 50-60% रेशो ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, हमने इन सारी चीज़ों के लिए क्या ख़ुद को तैयार किया हुआ है? ये वाक़या भी उसी की एक कड़ी है कि हम एक चीज़ें एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एक्सपीरियंस कर रहे हैं बट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अक्सर हम ये फ्रेजिंग भी सुनते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पाकिस्तान जो है वो उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। अक्सर में जो एक्चुअल इसका वर्डिंग होनी चाहिए वो ये है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड वी आर लीस्ट प्रिपेयर्ड टू डील विद इट। सो दैट इज़ द मेन रीज़न, दैट्स व्हाई जितने हम नुकसानात देख रहे हैं और कीमती जानें हमारी ज़ाया हो रही हैं, उसका यही रीज़न है। और जिस तरह अभी हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की बात कर रहे थे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस की तरफ जाता जा रहा है कि जिन जिन इलाकों में हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाने की ज़रूरत है, स्पेशली जिस तरह मैंने आपको बताया कि तमाम वैलीज़ के अंदर लोकलाइज्ड इंटेंस स्टॉर्म्स आ सकते हैं और उसकी वजह से सैलाब आ सकता है, या फिर किसी जगह पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो सकता है जिसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। सो उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एक लोकल लेवल पे लगाना चाहिए और उसके साथ साथ उस जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है, एक दो निज़ाम होते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम में, एक मेजरमेंट का या सेंसिंग का होता है कि वो क्या चीज़ है जिसको आपने मेजर करना है और फिर आगे उसको कम्युनिकेट करना है कम्युनिटी तक। उसमें लास्ट माइल प्रॉब्लम भी होता है कि जिस तरह एंड पे, जिस तरह यहाँ पे लोग सयाह मौजूद हैं, वो अगर दरिया में चले गए हैं तो क्या उनको पहले से मालूम था कि यहाँ पे सैलाब आने वाला है? तो बहुत अरसा पहले, यानी आज से तकरीबन 12 साल पहले SMS अलर्ट सिस्टम्स चल रहे थे एंड वी NDMA और PDMA के लेवल से हम ये देख के कि कहाँ पे सैलाब आएगा वहाँ पे उनको अलर्ट्स जारी करते थे। तो इस तरह के जो अलर्ट सिस्टम्स हैं इन इलाकों में उनको दोबारा से फाल करने की ज़रूरत है, लेकिन वो सिर्फ तभी चलेंगे जब उसके पीछे एक नेटवर्क मौजूद होगा ऑफ सेंसर्स जो कि ये देखें कि किस इलाके में, अपस्ट्रीम इलाकों में कहीं सैलाब आ रहा है, कहीं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गया या नहीं हुआ। जब तक हम इस तरह के नेटवर्क्स पे, इस तरह के सिस्टम पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम इस तरह की जो मुश्किलात हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स अभी देख रहे हैं और कीमती जानों को ज़ाया कर रहे हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स को हम देखते रहेंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जो इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जिन होटल्स का हम जिक्र कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पे ऐसे रेस्टोरेंट्स, ऐसे होटल्स देखे हैं जो कि दरिया के किनारे बनाए गए हैं, ऊपर बनाए गए हैं और उनकी कोई प्लानिंग नहीं है और इस माजी में इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी हुए हैं। फिर वही बात है कि इंक्वायरी करके उसके बाद दोबारा से वो उनको फाल कर दिया जाता है। तो ये वाला जो गवर्नेंस का सेक्टर है जिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ जिन होटल्स का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन कैफ़ेज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन इलाकों का जिक्र कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ बनाई जा रही है और वो किस हद तक सेफ़ है। बहुत अच्छा ये नुक्ता है। और फिर जो डॉक्टर साहब ने हाईलाइट किया है मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज का, ये दोनों पे बात होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतालिक तो ये है कि मकामी जो इदारे हैं वो इस पर तवज्जो नहीं करते और गफलत है। यकीनन दरियाओं के किनारे नहीं, दरियाओं और झीलों के अंदर लोगों ने अपने आउटलेट्स बनाए हुए हैं, झीलें पोल्यूट भी कर रहे हैं और साथ में इंसानी जानों का भी नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मकामी जो इदारे हैं, हुकूमतें हैं और उसके ऊपर सूबाई हुकूमतें और उसके बाद फिर कौमी सतह पे ये तमाम इस गफलत के ज़िम्मेदार हैं और ये इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये खाली वो मासूम लोग नहीं हैं जो ज़िंदगी में शायद एक दफ़ा कई सालों में जाते हैं, उनको तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता। दूसरी बात जो है उसके दो पहलू हैं। जो मौसमियाती तब्दीली जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं,
उसके हवाले से एक तो ये है कि क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो कुछ हो रहा है उससे कैसे बचा जाए, यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम भी आ जाए और कम्युनिकेशन भी हो जाए उसकी, जैसे ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हमारे साथी हैं गुल साहब, इन्होंने कहा, या हिलाल जो बता रहे थे कि रेस्क्यू के लिए एफ़र्ट हों, रज़ाकार इतनी एफ़र्ट करके बचा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ अहलकार जो हैं वो भी इस अहल होने चाहिए कि वो भी बचा सकें। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि बिफोर इट हैपन्स इसको कंट्रोल या कम कैसे किया जाए। अभी सिर्फ अगर नेशनल लेवल के ऊपर देखा जाए तो ये स्वात में या ऊपर किसी ग्लेशियर में सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा, कराची में अगर देखें तो 72 घंटे से ज़्यादा हो गया है, पानी बहाल नहीं हो सका धाबे जी का, क्योंकि बारिश की वजह से वहाँ पे मसाइल हैं। इसी तरीके से फसलें काफ़ी बह गई हैं, जानवर बह गए हैं और लोगों के घर तबाह हो गए हैं। ऊपर स्वात में नहीं, नीचे आते आते जगह जगह जहाँ से पानी गुजरा। इसकी मेजर रीज़न जो है एज ए ग्रीन टूरिज़म वर्कर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हम नेशनल लेवल के ऊपर एक स्ट्रैटेजी जो क्लाइमेट चेंज किया उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान ग्लोबली क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन जो इफ़ेक्टेड टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनमें से है, यानी सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे ख्याल टॉप 10 भी नहीं टॉप 7 में है। उसकी एक वजह यह है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है और डाइवर्सिटी को जब नुकसान पहुंचता है तो एक्सट्रीम पहुंचता है। और कैसे पहुंचता है कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज के नतीजे में एक बड़ा थ्रेट जो है वो ओजोन लेयर का भी है और हीट भी बढ़ रही है, ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, समुद्र की सतह भी बढ़ रही है। बट वन थिंग विच क्रिएट्स कैटास्ट्रोफी एवरी ईयर वो है एक्सट्रीम वेदर्स, उसको हम बोलते हैं। यानी शिद्दत जब मौसम में आती है, बारिश में शिद्दत आए तो सैलाब आ गया, गर्मी में शिद्दत आए तो लोग गर्मी से मरते हैं, सर्दी में शिद्दत आए तो लोग सर्दी से मरते हैं, बर्फबारी ज़्यादा हो जाए ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये तमाम कुदरत की चीज़ें ये होनी हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन ये एक्सट्रीम वेदर्स की वजह से कभी हीट वेव पंजाब में आ गई, कभी हीट वेव सिंध में आ गई, कभी ड्राउट आ गया। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें वेस्टेज ऑफ वाटर पे कंट्रोल करना है, पोल्यूशन पे कंट्रोल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो जितनी मर्जी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हम बना लें, बेशुमार रज़ाकार अपनी जानें ख़तरे में डाल के कोशिश कर लें, हम इंसानियत से नहीं बच सकते, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे पिछले साल। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अहमद गुल साहब, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट ज़रूर आपका भी इस पर कॉमेंट चाहूँगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हम जिन इलाकों का जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं और हर साल इनकी तादाद में इजाफा ही हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी टूरिज़म को लेकर हमने हमेशा प्रमोट करने की बात की है, लेकिन अनटिल अनलेस अगर हम टूरिज़म या टूरिस्ट को फैसिलिटेट नहीं करेंगे और उनकी जो लाइफ है उसको ख़तरे में नहीं डालेंगे, वी कांट एक्सपेक्ट कि हम टूरिज़म के थ्रू अपनी जो इकॉनमी है या वैसे भी इन जनरल दुनिया में उसको बेहतर इमेज के तौर पे लेके जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे वाक़यात कहीं ना कहीं इंटरनेशनली भी हाईलाइट होते हैं कि हमारे टूरिस्ट हैं या वहाँ पे जहाँ पे होटल्स के अंदर जहाँ पे लोग स्टे कर रहे हैं दरियाओं के ऊपर बनाए गए हैं और उनको सारे जो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन को सरपास करके इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया गया है। जी, असल में ये दुनिया में एक असूल है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी जान भी ख़तरे में ना डाले और ख़ास करके ऐसे इकदाम ना करे जिससे बाकी लोगों की जान को भी ख़तरा पहुंचे। राइट, सो यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं जो कि दरिया के बिल्कुल ऊपर बने हुए हैं, ये ना सिर्फ अपने वर्कर्स की जानों को ख़तरे में डालते हैं बल्कि जो वहाँ पे टूरिस्ट हैं उनकी जानों को भी ख़तरे में डालते हैं। और एक और बहुत बड़ा मसला ये भी हो जाता है कि जब आप दरिया के रास्ते में दरिया का रास्ता रोकते हैं, दरिया जब ऊपर चढ़ता है वो अपना रास्ता खुद बना लेता है और जिन इलाकों में पहले पानी नहीं आता था, जब आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया, तंग कर दिया, तो पानी बढ़ के उन इलाकों में भी चला जाता है जहाँ पहले पानी नहीं आता था और उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो इस तरह की इसमें अगेन गवर्नमेंट की रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ऐसे इलाके जहाँ पे ज़ाहिर है जो होटल वाला ओनर है उसको तो इसका फ़ायदा है कि जब भी सीज़न में उसके पास लोग आएंगे ही विल मेक इनफ रेवेन्यू, इनफ प्रॉफिट कि अगर उसका चंद 2-3 सालों बाद उसका होटल तबाह भी हो जाए तो वो दोबारा वैसे बना लेगा। तो हमें उसको
दोबारा उसी जगह पे ख़तरे की जगह पे बनाने में, ख़तरनाक जगह पे बनाने में, जहाँ पे होटल भी यानी ख़तरे में होगा और उसके वहाँ पे बाकी जानों को भी ख़तरे में डालेगा, ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन करने से प्रिवेंट करना चाहिए। एंड वो तभी हो सकता है जब हमारे पास इन्फोर्समेंट का जो मैकेनिज़्म है वो काफ़ी यानी फ़ाल होगा और वो एक्चुअली लोगों को रोक सकता है। जो ताकतवर लोग हैं जो कि यानी कोर्ट्स में जाके अपना जो है स्टे ले सकते हैं या हुकूमत के इदारे को ब्लॉक कर उसके एक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं। दीज एजेंसीज इनको एम्पावर करने की ज़रूरत है कि वो इंडिविजुअल्स यानी आम आदमी को और बड़े बड़े बिजनेसेस को प्रिवेंट कर सकें कि वो अपनी और लोगों की जानों को ख़तरे में ना डालें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको डिजास्टर लैंड यूज बेसिक लैंड यूज प्लानिंग कहते हैं। ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है, ये बाकी पूरी दुनिया में भी होता है। इसको सिंपल लैंड यूज प्लानिंग और रेगुलेशन कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और सवाल ज़रूर करना चाहूँगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अभी मोहम्मद हिलाल ने एक बात की कि हमारे पास ये वो इलाके हैं जो प्रोन होते हैं इस तरह के खुदा न खास्ता डिज़ास्टर्स के। वी ऑल नो कि सैलाबी रेले आते हैं, ग्लेशियर्स वाला मामला है, और अब टाइम चीज़ें हम चूँकि एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें इस बात को मेक श्योर करना कि हर वक्त वहाँ पर ऐसी कोई टीम, ऐसी कोई इमरजेंसी की सूरत हाल ही रहे, और इस बात को मेक श्योर किया जाए कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारे पास एट द स्पॉट रेस्क्यू फैसिलिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहाँ पे रेगुलरली इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ ऐड कर दें। आई एग्री। वैसे हमारे इसमें तो बहुत सारे इस वाक़े के पहलू हैं। एक पहलू तो ये भी है कि हम हर दफ़ा क्लाइमेट चेंज को ब्लेम करते हैं। ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अक्सर ये हाई रिस्क जोन्स हैं, यहाँ पे अक्सर सैलाबी रेले आते रहते हैं, और हमें क्लाइमेट चेंज पे ब्लेम करने की बजाय हमें अपनी तैयारी जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इस इलाके में आई थिंक इक्विपमेंट ना होना इसका कोई बहाना नहीं है, लेकिन वी हैव टू रियलाइज़ कि इस इलाके की रियलिटीज़ क्या हैं। जो रेस्क्यू का निज़ाम है वो लेट से तहसील लेवल के ऊपर उनके स्टेशंस हैं और आगे उन्होंने स्टेशन बनाए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये होगा कि आपको उसको मज़ीद उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि उनका रिस्पॉन्स टाइम मज़ीद बेहतर हो जाए। क्योंकि अगर एक जगह पे लेट से अगर चारबाग में स्टेशन लगा हुआ है उनका या मिंगोरा में लगा हुआ है, वहाँ से उनको ख्वाजा खेला में आने में कुछ टाइम लगेगा, और वो रिस्पॉन्स टाइम तभी कम हो सकता है या तो वो हर मेजर सेटलमेंट में उनके स्टेशंस लगे हों, या फिर मुकामी लोगों के साथ उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स की हों, जैसे कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स बनाई हैं पंजाब के अंदर, इसी तरह वहाँ पे भी बनी हों ताकि वो वहाँ पे ट्रेंड नौजवान मौजूद हों जिनके पास कुछ अपना भी इक्विपमेंट हो, और कभी इस तरह की इमरजेंसी देखें तो जो कम्युनिटी है वो अक्सर सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है, क्योंकि बाकी लोग तो आउटसाइडर या इदारा तो बाद में आता है। जो मुकामी लोग मौजूद होते हैं उनके पास इतनी ट्रेनिंग और इतना इक्विपमेंट होना चाहिए कि वो बेसिक रेस्क्यू कर सकें। लेकिन अगेन मैं आपको ये री एम्फेसाइज कराना चाहूँगा कि ये जो पानी था ये ऐसा था कि रेस्क्यूअर की जान को भी काफ़ी ख़तरा था। तो इस तरह हमें अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि हर सिचुएशन के अंदर जो रेस्क्यूअर है वो अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाएगा। लोगों की इस तरह के हादसे में प्रिवेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ये लोग उस जगह पे ख़तरे की जगह पे जाएं ही ना। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हादसे की सूरत में आप अपनी सीट बेल्ट बांध के रखें, तो जो सीट बेल्ट है जो इंसानी एक्शन है ऑफ प्रिवेंशन वो हमेशा पहले आना चाहिए, और तब हम आगे देखते हैं कि क्या किस वजह से हुआ एक्सीडेंट। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन डॉक्टर अहमद अली गुल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। प्रोफेसर सज्जाद हैदर माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद थे। जी, ये हम ज़िला सवात की बात कर रहे हैं जहाँ पे वाक़या पेश आया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और इन द एंड टूरिस्ट से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इन इलाकों में जाते हैं जहाँ पे इस तरह की सूरत हाल है, बारिशें हो रही हैं, पहले तो आप सारी मौसम की सूरत हाल को देखकर ऐसे इलाकों का रुख करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएं, क्योंकि आप सब और मैं भी जानती हूँ कि इंतज़ामिया के पास तो शायद इतने वसाइल मौजूद नहीं हैं कि वो आपकी जानों की हिफाजत कर सके। तो आप अपनी जान की हिफाजत खुद करें और अपनी गारंटी अपने रिस्क के ऊपर जाएँ, और प्लीज़ अवॉइड करें अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज़ सेफ्टी रिलेटेड नज़र आती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। अभी हम बारिशों का जिक्र कर रहे थे और कराची की सूरत हाल भी बारिशों के बाद कुछ अच्छी नहीं है। अभी रिसेंट जो खबर आई है जी कि कराची का इलाका है ओल्ड सिटी खारादर, उस पर रिहायशी इमारत गिर गई है, उसकी छत गिर गई है और रिहायशी इमारत का जो छत गिरने का वाक़या पेश आया, इसमें मुतासरा जो अफराद हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और 3 से 4 फैमिलीज जी इस इमारत के अंदर मुकीम थी। और ये वैसे ओवरऑल कराची में बारिश के बाद के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं कि कराची में जो बारिश हुई है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑलरेडी इतने सारे मसाइल चल रहे हैं, उसमें बारिशों का पानी खड़ा होना। मोहम्मद रज़ा हमारे साथ मौजूद है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है। रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ज़रा हमें इस इमारत के हवाले से बताइएगा जिसकी छत गिरने का वाक़या पेश आया, और उसके बाद जो ओवरऑल कराची की सूरत हाल है बारिश से लेकर, उसके हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ओल्ड सिटी एरिया का इलाका है, खारादर का ये इलाका है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो खस्ता हाल इमारतें मौजूद हैं। इससे कबल भी मुतादिद बार इंतज़ामिया की जानिब से नोटिस भी जारी किए गए कि इमारतों को खाली कर लिया जाए, लेकिन जो मकीन है वो कहते हैं कि उनको मुतबादिल कोई घर इमारत नहीं दी जाती, तो वो अपनी जो अरसा दराज से वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, वो किस तरह ये इमारतें खाली करें। और ये इससे कबल भी लियारी का इलाका है, यहाँ पर भी एक खस्ता हाल इमारत थी, उसकी छत गिरने से जो 2 हलाकतें भी हुई थी और ये अब दूसरा वाक़या हुआ है और इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज फायर ब्रिगेड हुकाम है और रेस्क्यू टीमें इस वक्त जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखे हुए हैं। इस नारगल की मदद से अंदर जो है फैमिलीज फंसी हुई हैं उनको निकालने का अमल जारी है, क्योंकि वाक़े में जो मेन सीढ़ियाँ हैं वो भी गिर गई हैं, जिसकी वजह से शहरी अंदर ही जो महसूर होकर रह गए हैं और इसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि तमाम तर फैमिलीज़ को रेस्क्यू कर लिया जाए और जो खसूसी तौर पर जो फायर ब्रिगेड काम है उनकी स्नारकल जो है इस तमाम तर चीज़ में इस्तेमाल हो रही है। ओवरऑल अगर कराची की बात की जाए, जो हालिया बारिशें हुई हैं उसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी काफ़ी मौजूद था, लेकिन जो अहम शाहराएँ हैं उनको तो क्लियर कर दिया गया है, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं, सड़कें हैं, वहाँ अब भी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और हालिया बारिशों के बायस जो हादसात हुए थे, 2 कमसिन बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए थे और मुतादिद अफराद इसमें ज़ख्मी भी हुए थे। करंट लगने के वाक़यात भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुए। खसूसी तौर पर शहर में जगह जगह जो है खुदाई का काम भी जारी है और तरक्याती काम भी जारी हैं। जगह जगह पे गड्ढे पड़े हुए हैं। शहरियों की जो कीमती गाड़ियां हैं हमने देखा कि वो धंसते हुए और काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा था तो गड़गड़ा जो है महसूस ही नहीं होता, तो इसी वजह से हादसा भी जो है रोनुमा हुए। इसके अलावा जो गलियाँ हैं उसमें कचरा कुंडियाँ जो कायम हैं इलाकों में, उसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ फैलने का अच्छा है, जबकि काफ़ी मुख्तलिफ इलाकों में गटर्स भी उबलने के वाक़यात सामने आए। नॉर्थ कराची में भी जो है नाला उबल पड़ा है और नाले की सफाई ना होने की बाइस जो पानी है सारा वो रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है। क्योंकि इससे कबल पहले से ही जो महकमा मौसमियात है उनकी जानिब से बता दिया गया था कि पहला स्पेल उसका बाकायदा आगाज़ होगा। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन जो तैयारियाँ हैं वो देखने में नज़र नहीं आई और ख़ुसूस तौर पर इसी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर जो बिजली की आगमचोली का सिलसिला भी जारी रहा, कई घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से शहरी जो है काफ़ी अजियत का शिकार रहे। और जो अंदरूनी इलाके हैं, सड़कें हैं, वहाँ पर पानी मौजूद होने के बायस जो शहरी सुबह सवेरे दफातर जा रहे हैं, मिनटों का सफ़र घंटों में करने पर मजबूर हैं, क्योंकि अब धूप भी काफ़ी निकल गई है, तो गर्मी की कैफियत दोबारा एक बार उसका आगाज़ हो गया है और 5 जुलाई से दोबारा स्पेल जो है बताया गया है। तो इंतज़ामिया को शहरियों का कहना है कि चाहिए कि हर मुमकिन ये कोशिश करें कि उनको रिलीफ मिल सके, जो गड्ढे हैं उनको फिलफौर बंद किया जाए ताकि हादसा रोनुमा ना हो। जी ठीक है रज़ा, अभी ये जो वाक़यात भी हम जिक्र कर रहे हैं, ये जिन इलाकों की फुटेजेस भी टीवी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, बड़ी अलार्मिंग है। लोग उसी पानी में से अपने बच्चों फैमिलीज़ के साथ गुजर रहे हैं, जहाँ पे तारे भी हैं, बिजली भी है। इंतज़ामिया को नहीं अलर्ट था कि बारिशें होने वाली हैं, या हम थोड़ा बेहतर सूरत हाल कर लें? ठीक तो कर ही नहीं सके इतने सालों में।
जी बिल्कुल, हम काफ़ी अरसे से ये तमाम तर वाक़यात रिपोर्ट कर रहे हैं और बाकायदा खुद फील्ड में भी होते हैं, तो आप तमाम तर चीज़ें बज़ाहिर खुद भी देख रहे होते हैं। जब महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जाता है कि मानसून की बारिशों का आगाज़ होने वाला है, तो इंतज़ामिया दावे तो करती है, लेकिन जब थोड़ी सी बारिश होती है उसी में वो दावे जो है बह जाते हैं। और यही हुआ इस हालिया बारिशों में भी कि बड़े दावे जो किए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हम अमली तौर पर देखा कि पानी काफ़ी ज़्यादा सड़कों पर था, मेन शाहराहों नहीं तक। आता इंतजामिया को अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद रजा, आप इस हवाले से बता रहे थे। कराची की सूरत हाल पे बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब हम कुछ पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर बात करेंगे। आलमी सतह पर जी पाकिस्तानी जो जामियात है उनकी रैंकिंग में तनज़्ज़ुली एक बड़ा तशवीशनाक मामला है। और दर्जा बंदी करने वाला जो आलमी इदारा है QS, उसने साल 2026 की ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी की है, जिसमें पाकिस्तान की कोई भी जामिया या यूनिवर्सिटी आप कहते हैं उसको 350 जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उसमें जगह बनाने में नाकाम रही है। अगरचा कायद आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करें तो 354th नंबर पर है, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी से नस्ट कहते हैं 371 उसकी रैंकिंग में नंबर है। लेकिन आलमी तालीमी जो मयार है उसके मुताबिक जो ये सूरत हाल है या जो रैंकिंग है ये क्यों डाउन हुई है, और हमारी कोई जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी क्यों इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही हैं। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन वी हैव सम ब्रिलियंट फैकल्टी मेंबर्स, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या ऐसी रीज़न्स हैं, आज हम इस पर बात करेंगे कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में कौन सी इस्लाहात लेकर आनी है, किस साइट पे हमें तवज्जो देनी है। हमारे साथ इस वक्त मियाँ इमरान मसूद साहब मौजूद हैं, वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब भी रह चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सर सबसे पहले तो मैं इस रैंकिंग के हवाले से बात करूँगी। ज़ाहिर है हम यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे मैंने अभी मेंशन भी किया, कि वी हैव सम अमेजिंग टैलेंट, हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पास लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद रैंकिंग ज़ाहिर है चीज़ों को कहीं ना कहीं डिस्करेज करती है एट द एंड ऑफ द डे हमारे एजुकेशन सिस्टम को। देखिए, रैंकिंग का सबसे पहले क्राइटेरिया जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जो वर्ल्ड ओवर है वहाँ पे टाइम हायर एजुकेशन है, फिर QS रैंकिंग जिस तरह आपने ज़िक्र किया, तो उसके अपने टारगेट्स हैं, अहदाफ हैं और उसके अपने इंडिकेटर्स हैं। और ये जो हमारी जो एजेंसीज़ हैं जो रैंक करती हैं उनके अपने अपने क्राइटेरियाज़ हैं। उसमें देखा जाता है कि आपके रिसर्च पे कितना पैसा लगा रहे हैं, क्या इम्पैक्ट है आपकी रिसर्च का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे कितनी यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं, फैसिलिटीज़ देखते हैं, फैकल्टी देखते हैं, इंटरनेशनल लिंकेजेस देखते हैं, ट्रांसनेशनल एजुकेशन को देखते हैं। तो उसके बेस पे फिर वो एजेंसीज़ जो हैं वो रैंक करती हैं यूनिवर्सिटियों को। देखिए, अब जिनका नाम है इस रैंकिंग में, जिस तरह हार्वर्ड है, कॉर्नेल है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, ये वो इदारे हैं जिनको सैकड़ों साल जो है वो बने हुए हो गए हैं। उनकी अपनी एक बेस है, अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट है, अपनी एक मेरिट है उनका जो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान भी जो है हमारे यहाँ पर यंग यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, और फिर भी बड़ी बात है जो यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग में आ जाती हैं। कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, उसके बाद नस्ट है, फिर प्राइवेट सेक्टर से लम्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, उसके बाद बाकी भी यूनिवर्सिटियाँ स्ट्रगल कर रही हैं, सुपीरियर कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, UMT कर रही है, इसी तरीके से USA भी स्ट्रगल कर रही है। तो देखिए, रिसर्च को अगर आपने इन्हांस करना है तो उसके लिए तो फिर पैसे चाहिए, फंडिंग चाहिए। अब हमारे यहाँ हायर एजुकेशन कमीशन भी है, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन भी है, इतना बड़ा हमारा निज़ाम है महकमा तालीम का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतनी सपोर्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट से जितनी के देनी चाहिए। अब आप देखिए, इंडिया की जो हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो IIT मॉडल है उनका, जो जिसके सदर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उन्होंने बाय डिज़ाइन उन यूनिवर्सिटियों को फंड किया, उनको सपोर्ट किया, उनको फिर रैंकिंग में लेकर आए। यही चाइना का मॉडल है
कि चाइना में वो अपनी वो यूनिवर्सिटियों को रैंक करवाने के लिए उसको सपोर्ट करते हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों। बिल्कुल ठीक है। फिर अपने बच्चों को वो स्कॉलरशिप देते हैं, उनके स्टूडेंट्स जाके बाहर पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है और फिर वो वापस आते हैं। तो ये एक पूरा एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर रह के इदारे काम करते हैं। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फैकल्टी शानदार है, बिल्कुल। रिसर्चर बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन अगर वो जो हमारा रिसर्चर है जो सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, अगर उसकी सैलरी पे आप टैक्स लगा दिया और उसको रिबेट भी नहीं मिलना, तो वो अपने घर का चूल्हा जलाए या वो जाके वो रिसर्च करे। फिर लैब्स में आपको इतनी मिलती नहीं है, अपना सपोर्ट नहीं मिलती, इतना इक्विपमेंट नहीं होता। फिर आपने अपने पेपर्स पढ़ने होते हैं, रिसर्च पढ़नी होती है, आपने कॉन्फ्रेंसों पे जाना होता है, मुल्क से बाहर जाना होता है, मुल्क के अंदर जाना होता है। तो ये जो रिसर्च का जो कल्चर है, इसको हमें अपने यहाँ डेवलप करना पड़ेगा। आपने मियां इमरान मसूद से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। हमारे पास बहुत दफ़ा एजुकेशनिस्ट भी आते हैं और वो अपनी अपनी फील्ड में माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट भी रखते हैं, दे हैव पोटेंशियल, बट रिसर्च बेस्ड काम हमारी जो मेडिकल साइड है, हमारी इंजीनियरिंग है, या हम दीगर शोबों की बात करेंगे बेसिक, जो कि हम इनको आम रूटीन में डिस्कस कर रहे होते हैं, यहाँ रिसर्च बेस्ड वर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ज़्यादा प्रिवेल नहीं कर रहा, जबकि दुनिया भर के अंदर इवन स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है कि बच्चे रिसर्च बेस्ड काम करते हैं और आगे जाके फिर उनको कमर्शियल लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। आप चूँकि एज एजुकेशन मिनिस्टर सर्व भी कर चुके हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारी ये प्रायोरिटी नहीं रही कभी, या हमें रियलाइजेशन नहीं है कि दुनिया इस बेस के ऊपर क्या क्या अचीव कर रही है? देखिए, आई थिंक हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारा फोकस नहीं था। आजकल तो हर अवेयरनेस है और हर गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन पे फोकस करती है, लेकिन आपकी ये इंटेंशन जो फोकस की है ये डिपेंड करती है कि आप कितने पैसे देते हैं आप इस महकमे को। अगर आप सूबे में देख लें, पंजाब में, तो हमारे यहाँ पर PHEC है जिसको ज़्यादा पैसा नहीं मिला, 10 करोड़ रुपया मिला है पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन को। सिंध की हायर एजुकेशन कमीशन को 45 अरब रुपया मिला है। उसके बाद फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसको 65 अरब रुपया मिलता है। तो अब आप देख लें कितना मुआवजा है। फिर आपकी HED आ जाती है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसका अपना एक बजट होता है। ज़्यादा पैसा नॉन डेवलपमेंट में जाता है, डेवलपमेंट में कम जाता है। आपने 2 एरियाज़ की बात की, इंजीनियरिंग और मेडिसिन की। ये 2 डिग्रीज हमारी बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया में। हमारा मेडिकल प्रोग्राम, हमारा इंजीनियरिंग प्रोग्राम। फिर जिस रिसर्च की आपने बात की, यस देयर इज़ नो कल्चर ऑफ रिसर्च। हमारे यहाँ हम आर्टिकल्स लिखते हैं, पेपर्स लिखते हैं, वो शाया हो जाते हैं, एंड ऑफ द स्टोरी। इसके बाद कुछ भी नहीं होता। हाँ, आप रिसर्चर्स जो पेटेंट्स बनाते हैं, जो इन्वेंशंस करते हैं, जो जदीद किस्म के कह लें रिसर्च करते हैं, उनको आप इंसेंटिवाइज नहीं करते, ना उनको हम ऑनर करते हैं, ना उनका कि हम जिक्र करते हैं। फिर जब वो अपनी बेसिकली अपनी प्रमोशन के लिए सरकारी डिपार्टमेंट में रह के अपनी प्रमोशन करवाने के लिए वो पेपर्स भी लिखते हैं और रिसर्च भी करते हैं ताकि वो जर्नल्स में उनके पेपर्स शाया हों और उनकी प्रमोशन जो है वो, अब ये जर्नल्स रिसर्च से भरे पड़े हैं। तो आया पाकिस्तान ने उन जर्नल से फ़ायदा उठाया? आया हमने कोई वैक्सीन बनाई कोरोना में, कोविड में? आया हमने एग्रीकल्चर में कोई काम किया? आया हमने कोई वेटरनरी सेक्टर में कोई हमने काम किया? कोई हमने नई दवाइयाँ बनाई? तो पाकिस्तान में जो है ये रिसर्च ज़रा कमतर है। बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा रिसर्च है, लेकिन वो एक सपोर्टेड रिसर्च है, उनको आप सपोर्ट करते हैं। तो लिहाजा इसमें अभी भी देर नहीं है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट अपना बिल्कुल फोकस दुरुस्त कर ले और इन रिसर्चर्स को इंसेंटिवाइज करे तो हमारे यहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़ी अच्छी रिसर्च हो जाएगी। इवन हमारे पास बहुत सारे ऐसे लाउंज या ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी जिनमें नास्ट का हम रेफरेंस दे रहे हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स देखकर हम परेशान हो रहे होते हैं बिकॉज वो इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपने चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब कमर्शियल लेवल पे ले जाने की बारी आती है तो दे डोंट हैव फंड्स या उनको वो इंसेंटिसाइज नहीं किया जाता। अच्छा मियां इमरान मसूद साहब, मेरा अगला सवाल जो इस हवाले से कि जाहिर है आपने एजुकेशन की बात की है, ये तो हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहे हैं, हमारे ग्रास रूट लेवल पे भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा डिवाइडेड नज़र आता है और उस पे तो बार बार हुकूमतें भी बात करती हैं, लोग भी बात करते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन डू यू थिंक कि किसी के पास है कि हम ग्रास रूट लेवल से जो बच्चा एक गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, उसके बाद मैट्रिकुलेशन, ये सारे फैक्टर्स, स्टेप्स वो हैं जिसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी है और फिर एट द एंड ऑफ द डे जाकर जब वो
प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो वो चैलेंजेस से शिकार होते हैं। देखिए आपने बड़ी लंबी बहस जो है वो शुरू कर दी है। हाँ, I really want- पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल्स हैं ये मेजॉरिटी है, इन मेजॉरिटी है। या आम आदमी जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, बिल्कुल और ये सरकारी स्कूल जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि आपने आइन में 25A का जो आइन की शिक वो कहती है कि आपने मुफ्त और लाजमी तालीम देनी है हर बच्चे बच्ची पाकिस्तान के को। तो लिहाजा आपका इतना बड़ा स्प्रेड है नीचे स्कूलों का, पब्लिक स्कूल्स। अब इन पब्लिक स्कूल्स में अक्सर फर्नीचर नहीं था, फिर टीचर एब्सेंटीज़म होता था, मेरिट जो है वो उसकी वॉयलेशन होती है, फिर क्वालिटी बड़ी ज़ीरो है। हमारे यहाँ उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बहुत बड़ी एक तफरीक है। बिल्कुल। हमने नए नए तजुर्बे किए महकमा तालीम में, नए निसाब हमने बनाए, कई दफ़ा हमने निसाब बदले हैं। अभी रिसेंटली नेशनल वो जो SNC था वो आया, उसके बाद NCP आया, नई किताबें बनती हैं, नई पॉलिसीज़ बनती हैं। तो एक कोई कांस्टेंट पॉलिसी जो है उस पर हमारे महकमे काम नहीं करते। ये मेरा एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। कोई गवर्नमेंट आती है, वो उसकी जो सूबे की लीडरशिप होती है वो सूबे को किस तरह चलाना चाहती है उस पर डिपेंड करता है। हमारे ज़माने में हमने पढ़ा लिखा पंजाब का नारा लगाया, हमने कहा कि तालीम याफ्ता बच्चा होगा पंजाब और पाकिस्तान का तो पाकिस्तान को हम आगे लेकर जाएंगे। मुफ्त तालीम हमने कर दी सरकारी स्कूलों में, मुफ्त किताबें हमने कर दी सरकारी स्कूलों में, स्टाइपेंड दिया बच्चियों को, गर्ल्स एजुकेशन कम थी, ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा था दुनिया में, इनरोलमेंट हमारी गिर रही थी, प्राइवेट सेक्टर जो था वो ऊपर आ रहा था तेज़ी से, वो क्वालिटी देता था, अंग्रेज़ी देता है प्राइवेट सेक्टर। तो हमारे यहाँ जो है वो टाट पे बच्चे बैठते थे सरकार में, फिर वो उर्दू मीडियम थे। तो ये तफरीक को ख़त्म करने के लिए हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कर दिए, हमने निसाब भी बदल दिया, हमने कहा कि इक्वल निसाब हो जाएगा। बट स्टिल यहाँ पर ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है स्कूल सेक्टर में। 12.8 मिलियन बच्चों में से 4 मिलियन बच्चा हर साल ड्रॉप आउट होता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए। और गर्ल्स की जो पार्टिसिपेशन है वो 8वीं 9वीं 10वीं में सिलेक्टेड ज़िलों से माँ बाप बच्चियों को पुल बैक कर लेते थे कि घरों को वापस चलो भाई खाना पकाओ और तुम्हारी शादी करें और दैट्स इट। तो इसीलिए शरह ख्वानगी पाकिस्तान का बड़ा कम है, 51% से अभी तक हम बियॉन्ड नहीं गए। साथ ही साथ GDP में जो हमारा शेयर एजुकेशन को मिलता है बजट में वो भी कम है, 2.2 से मिलता नहीं है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो, इतना बड़ा स्प्रेड हो स्कूलों का, कॉलेजेस का, इस वक्त 1000 कॉलेज है आपके सूबे पंजाब में, सरकारी कॉलेज है। तो आपका 53,000 स्कूल है, 1000 आपका कॉलेज है, 9 तालीमी बोर्ड्स हैं और तकरीबन कोई 80-90 आपकी यूनिवर्सिटियाँ हैं पंजाब में, पब्लिक प्राइवेट बोथ। तो ये बहुत बड़ा एक सुपर मेगा स्ट्रक्चर है जिसको आगे चलाती है हुकूमत जो है, लेकिन फंड्स नहीं मिलते हैं। क्या ये अच्छा हो कि हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे को आप IT एजुकेशन दे दें, उसको लैपटॉप मिल जाए, उसको टैबलेट मिल जाए, उसको वाइट बोर्ड्स मिल जाएं, उसको AC मिल जाए, उसको कारपेट मिल जाए, उसको टॉयलेट मिल जाए। ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। और फिर टीचर जो है हमारा वो अपनी कस्मा पुरसी की हालत में ही रहता है, एब्सेंट होता है, पढ़ाता नहीं है, रिज़ल्ट सही नहीं आता। बहरहाल माँ बाप बड़ी एफ़र्ट करते हैं, बच्चे को सरकारी में भी डालते हैं, प्राइवेट में भी डालते हैं। ये तफरीक जो है ये ख़त्म तब होगी कि अगर आपका सरकारी टीचर या प्राइवेट का टीचर जो है वो ज़बरदस्त हो, वो बच्चे की ग्रूमिंग, बच्चे की मैनरिज्म, बच्चे में वैल्यूज़, बच्चों में वो चीज़ पाकिस्तानियत डालना, ये उसका फ़र्ज़ है टीचर का। तो माँ बाप और टीचर और हुकूमत ये एक ट्रायंगल है जिसको इकट्ठे मिलकर काम करना। मेरे पास चूँकि वक्त कम है, मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि आप इस हवाले से जाते जाते ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये जो जिस तनज़्ज़ुली की हम बात कर रहे हैं, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास, आप अभी खुद भी बात कर रहे थे, स्प्रेड ज़्यादा है, रिसोर्सेज की कमी है, फंड्स की कमी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, दे हैव द पोटेंशियल। रैंकिंग की क्राइटेरिया अपनी जगह, लेकिन बेहतरी कैसे आ सकती है? 30,000 स्कॉलरशिप्स दी हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बच्चे सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटी प्राइवेट से उन्होंने पिक किए हैं। लैपटॉप स्कीम भी आ रही है, इट्स वेरी गुड। हाँ, देखिए बच्चे को जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे, फंड्स नहीं बढ़ाएंगे महकमा तालीम के, ये तनज़्ज़ुली का शिकार ये महकमा रहेगा। जब तक आप इंसेंटिवाइज़ ना करें, जब तक आप शाबाश ना दें उस टीचर को, जब तक आप उसको रिकग्नाइज़ ना करें, तो लिहाजा प्राइवेट सेक्टर को भी रिकग्नाइज़ आपको करना पड़ेगा। टेक प्राइवेट सेक्टर एज योर पार्टनर। अगर आपने पंजाब का शरह ख्वानगी 100 तक बढ़ाना है और पूरे पाकिस्तान का भी बढ़ाना है, 80-90 से ऊपर बढ़ाना है,
एक्सेस टू हायर एजुकेशन आपने ज़्यादा करना है, ड्रॉप आउट कम करना है, तो फिर आपको प्राइवेट सेक्टर को पार्टनर बनाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को ये कहीं इंडिया से तो नहीं ना आया हुआ, ये आपके पाकिस्तान के डिसोन नहीं कर सकते उनको। हाँ जी, आप डिसोन नहीं कर सकते, इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर अपने खुद पैसे लगा के क्वालिटी देता है। हुकूमत उसको एक पैसा नहीं देती है, हुकूमत उससे टैक्स लेती है, हुकूमत उसको रेगुलेट करती है, हुकूमत उन स्कूलों को सील कर देता है, उनके ऊपर इंक्वायरियाँ लगाता है, उनको डिस्करेज करता है। 22 किस्म के टैक्सेस हैं प्राइवेट सेक्टर पे, आप अंदाज़ा लगाइए। फिर प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटी लेवल पर ऑटोनॉमी नहीं है, खुद मुख्तारी नहीं है, आज़ादी नहीं है। आज़ादी हम उनको देना चाहते हैं, ऑटोनॉमी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देना चाहते हैं। तो इतनी ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन है हर स्टेज पे, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस पे है, एकेडमिक काउंसिल पे है, बोर्ड ऑफ फैकल्टी पे है, सिंडिकेट में है, सेनेट में है। ये मैं यूनिवर्सिटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो आप भाई ज़रूर आएँ, आप आइए, पर सपोर्ट तो करें ना प्राइवेट सेक्टर को। आप एक पैसा नहीं देते उनको, आप रिसर्च पे पैसा नहीं देते हैं। बाहर की दुनिया में ऐसे ऐसे एंडोमेंट्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे चैरिटीज़ बनी हैं जो पब्लिक प्राइवेट दोनों को फंड वो करते हैं। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है पुलिसिंग का, बस आप डीसी हैं, आप एसपी हैं, आप सेक्रेटरी एजुकेशन हैं, आपने बस पुलिसिंग करनी है, आपने उनकी नेगेटिविटी देखनी है, उनको आपने बंद करना है, उनको प्रमोट आपने नहीं करना। तो इस माइंडसेट को बदलना होगा। अगर आपने क्वालिटी लेनी है, अगर आपने शरह ख्वानगी बढ़ाना है, इनरोलमेंट बढ़ाना है, तो आपको ये तफरीक को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको अच्छे कवानीन अभी भी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर नैबिंग है, पुलिसिंग है, हथकड़ी है, जुर्माने हैं। और LDA जो है वो नहीं छोड़ता हमारे प्राइवेट सेक्टर स्कूलों को। कभी कमर्शलाइजेशन है, कभी वो किराए का स्कूल है, वो कैसे कमर्शलाइज हो बंदा कराए। ठीक है। तो इस सारे चीज़ को समझना पड़ेगा, एज एन इंडस्ट्री इसको लेना पड़ेगा, और उस इंडस्ट्री को इंसेंटिव भी देने पड़ेंगे, एजुकेशन इंडस्ट्री को, ताकि आपके टारगेट्स हैं वो मीट हो सके। थैंक यू वेरी मच मियां इमरान नसूसा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया और फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब मियां इमरान नसूसा साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अपना कमेंट दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं लाहौर की, जहां हम बात करते हैं और आर्ट रिलेटेड चीज़ें या जगह जो होती हैं वो हमारे लिए बड़े इंटरेस्ट का बाइस होती हैं। और हमने इस गैलरी के हवाले से पहले भी बात की है और एक एग्जीबिशन भी हुआ था, उसका भी मैं आगे जाके जिक्र करूँगी। लाहौर का जी तारीखी नासिर बाग है, जिसमें कायम द बैरिक्स आर्ट गैलरी है, जो फ़न, तारीख़ और माहौलियात के हसीन इम्तजाज का नाम है। ये गैलरी दरअसल एक पुरानी ज़ेर ज़मीन बंकर है, जिसको जदीद आर्ट स्पेस में तब्दील करके बनाया गया है। इसका जो कह लें अपना मुनफरद मकाम है, बल्कि अपने इनकलाबी आर्ट पीसेस पे यहाँ पे जो एग्जिबिट किए गए हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो लोग यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस मुनफरद जो आइडिया था, इसकी क्रिएशन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के एसोसिएट प्रोफेसर और गैलरी के जो डायरेक्टर हैं इमरान अहमद की ज़ेर निगरानी में मुमकिन हुआ, जो आज हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं, जिन्होंने इस जगह को महज दीवारों के अंदर बंद जो गैलरी नहीं बल्कि एक फ़िक्री मुकालमे और अवामी जो राबते हैं उसकी जगह बनाया है। ये पब्लिक स्पेस है, पब्लिक यहाँ पे जा सकती है, देख सकती है। 2024 में जी इस गैलरी का आगाज़ जो मारूफ आर्टिस्ट हैं इमरान कुरैशी, उनकी एक शानदार नुमाइश द गार्डन से हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, जिसमें इकरा तनवीर हैं, एहसनुल हक हैं, अदीला सलेमान हैं, फ़हद बरकी हैं, जैसे इंटरनेशनली एक्लेम्ड आर्टिस्ट हैं, उन सब की एग्जिबिशंस हो चुकी हैं। आप थोड़ा सा इस द बैरिक्स आर्ट गैलरी के हवाले से हम बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री को जिक्र करेंगे और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्लान की गई हैं पब्लिक के लिए। इमरान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं NCA के और डायरेक्टर हैं द बैरिक्स आर्ट गैलरी म्यूज़ियम के। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। हमें थोड़ा सा हिस्ट्री तो बताइएगा, बंकर को आप लोगों ने आर्ट गैलरी में कन्वर्ट किया है। देखें, ये एक बहुत ही कमाल और चैलेंजिंग स्पेस थी हमारे लिए भी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिफ़ोर पार्टीशन इसकी ये हमें काफ़ी हद तक श्योरिटी है कि बिफ़ोर पार्टीशन बन चुकी थी, लेकिन उसके कोई ख़ास हमने जितनी भी रिसर्च की हमें कोई एलिमेंट्स उसमें मिले नहीं। आफ्टर द पार्टीशन इसको सिविल डिफेंस के लिए उनके हवाले किया गया इस स्पेस को, और वो यहाँ से काफ़ी अर्सा बहुत अच्छा काम करते भी रहे।
unfortunately because of the funds and a lot of transitions in the equipment and stuff, security things been changed, तो सिविल डिफेंस का थोड़ा सा ग्राफ नीचे हो गया, तो उनको ये मेंटेन नहीं कर सके स्पेस. लकीली द एक्टिव चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान साहब, उनका इनिशिएटिव था विद डायरेक्टर जनरल जो थे अब रीसेंट डायरेक्टर जनरल ताहिर वट्टू साहब PHA के, इन लोगों ने हमें कॉल की और पूछा कि भाई अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकें इनटू इन आर्ट म्यूज़ियम और एन आर्ट गैलरी, तो इज़ इट वाइबल. टू टेल यू ट्रूथ, हमारा भी विजन ये नहीं था कि हम जनरल पब्लिक को इस लेवल पे केटर कर सकेंगे, क्योंकि अलहमरा का एक हमेशा से नाम है और देखा हुआ है, लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान में उसका एक बड़ा नाम है. तो हमें जब एक्सेस दी उन्होंने स्पेस की, और स्पेस वाज लिटरली अ डंजन जहाँ पे टर्माइट और सीपेजेस, और क्योंकि इट्स अंडर द ग्राउंड और अंडर द गार्डन नासिर बाग, तो चैलेंज तो बहुत थे. लेकिन बिलीव मी कि ओवर द ईयर हमने कोई जो रिसर्च भी चल रही थी अबाउट दिस स्पेस, जिस पे हमें सिविल डिफेंस की वजह से डॉक्यूमेंटेशन नहीं उस तरह से मिल सकी, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ सीक्रेट एज वेल. ओके. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस थी, जिसकी वजह से हम लोगों को एक बूस्ट मिला. फिर सबसे बड़ी बात, हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बूस्ट मिला, क्योंकि उन्होंने हमें इनकरेज किया कि जिस तरह का इक्विपमेंट आप स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूज़ियम बनाने में लगा सकते हैं. एंड लकीली मेरी स्टडीज़ भी इसी में है, मास्टर्स की, तो उसमें उन्होंने हमें बहुत इनकरेज किया और बहुत सपोर्ट किया. वो सारा जब पूरा सिस्टम इंक्लाइन हुआ, अपनी पोजीशन पे आया, दैट्स हाउ हम इतना अच्छा एक म्यूज़ियम पुल अप कर सके कंटेम्प्रेरी आर्ट और कंटेम्प्रेरी स्पेस के मुताबिक. अच्छा, मुझे थोड़ा सा अभी आप बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है इट्स अंडरग्राउंड स्पेस, इसको वाइबल करना फॉर पब्लिक एंड मतलब ज़ाहिर है एक आर्ट पीस अगर किसी आर्टिस्ट का, और जब हम इंटरनेशनल गेम आर्टिस्ट की बात करें, डिस्प्ले किया कि ज़ाहिर है उसकी सेंसिटिविटी भी अपनी जगह पे मौजूद है कि एक आर्टिस्ट का इतना मेहनत का काम है जिसको आप डिस्प्ले कर रहे हैं. तो इस बात को मेक श्योर करना कि हर चीज़ आप लोग उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करें और हर चीज़ को बेहतर और बेहतरीन करना, सबसे इंटरेस्टिंग चैलेंज जहाँ पे आपको लगा कि नहीं यहाँ फंस रहे हैं या कोई ऐसा मसला हो रहा है, व्हाट वाज दैट? देखिए, जो टैलेंट पाकिस्तान में है, हमेशा से जो बचपन से भी सुनते आए हैं, हमेशा से बड़ों से, वो तो वो मैच कर ही नहीं सकता बाकी दुनिया के मुताबिक. हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर समवन एंड समथिंग. चैलेंज हमें सिर्फ लगा जो लोकल अप्रोच थी, डिफरेंट गवर्नमेंट के जो इदारों के साथ हमने काम किया, जो हमें सपोर्ट सीनियर्स से या बड़ों से मिली, वो जो नीचे लेवल के कुछ थे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये बन क्या रहा है. तो उनको पहले एजुकेट करना और अंडरस्टैंड करवाना कि भाई दिस इज़ फॉर पब्लिक, जनरल पब्लिक, और यहाँ से ऑयल पेंटिंग्स आर अमेजिंग, ऑयल ऑन कैनवस, और वो एक क्लासिक मीडियम है जिसको आर्ट को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन यहाँ पे हमने इंस्टॉलेशंस की हैं, वीडियो आर्ट दिखाया है, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स दिखाए हैं जो पब्लिक के लिए बहुत एक अवेयरनेस का वो बने प्रोग्राम पूरा जो हमने उनको डिलीवर किया है. उसी तरह से इन लोगों को जो हमारे साथ काम कर रहे थे, वो चैलेंज था कि उनको समझाना और उनसे वो काम लेना. उन्हें ये होता था कि अगर ये वाइट स्पेसेस ही क्यों, या आप ब्लैंक वाइट स्पेसेस क्यों छोड़ रहे हैं, बिल्कुल सही है, और काम आप ज़मीन पे या छत पे लगा रहे हैं, या इस तरह के एलिमेंट्स जो आउट ऑफ द बॉक्स हम जो टर्म यूज करते हैं, आइडियाज थे, उनको एग्जीक्यूशन में बेसिकली यू गॉट चैलेंजेस. ओके. और वो चैलेंज उनको एजुकेट करना ज़्यादा था. वो तो हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जनरल पब्लिक आएगी. वी हैव 94,000 व्यूअर्स एट वन शो. वाओ. तो इतनी जनरल पब्लिक, और खुद से वी हैवंट एडवर्टाइज एनीथिंग, हमने कहीं पे भी इतना बूस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट दैट अमाउंट ऑफ पीपल are coming to a museum or a gallery
इट्स फिनोमिनल। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि इमरान कुरैशी की द गार्डन हमने एग्जीबिशन का जिक्र किया 2024 में, उससे आप लोगों ने आगाज़ किया। कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनली नोन आर्टिस्ट हैं जिनका काम यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, और जब लोगों के लिए कैसे आ सकते हैं? इट्स अ पब्लिक स्पेस कि जब मर्जी आए, क्या टाइमिंग्स, और आप लोगों ने क्या चीज़ को रखा हुआ है सिस्टम को? जी बिल्कुल। आफ्टर सर इमरान कुरैशीज़ एग्जीबिशन विच वाज द इनॉग्रल शो, और उस पर हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस थ्रू आउट द 3 months हमें मिला। ऑल द एम्बेसडर्स फ्रॉम डिफरेंट एम्बेसीज, देन अ लॉट ऑफ आवर VIPs दे केम, अदर देन द जनरल पब्लिक जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में रही थ्रू आउट। उसके बाद हमने हमरा अब्बास, हमारी बड़ी ही मानी हुई पाकिस्तान की स्कल्पचर आर्टिस्ट भी हैं, और उनका शो किया और वो बहुत अच्छा रहा। फिर लाहौर बिनाले के साथ हमने ये इकरा तनवीर और एहसानुल हक का शो किया था। तो वन ऑफ द स्पेस थी लाहौर बिनाले में ये बैरिक्स। आफ्टर दैट हमारी अगेन वन ऑफ द वेरी नोन एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट अदीला सुलेमान फ्रॉम कराची, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग शो किया। और लास्ट हमने शो किया है फ़हद बरकी का, जो रॉयल एकेडमी के पढ़े हुए हैं। ही वाज द फर्स्ट एनरोल्ड इन रॉयल एकेडमी, और ये सारे लोग इंटरनेशनली दे आर वेरी नोन। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्पेसेस और इस तरह की कंटेम्प्रेरी स्पेसेस की कमी रही, इस वजह से ये लोग जो है यहाँ पे इतने इजीली शो नहीं कर पाए। लेकिन अब नाउ दैट वी हैव द स्पेस, तो अब ये लोग आ रहे हैं, और आगे भी फर्दर हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग शोज़ प्लान आउट किए हुए हैं जो हमारे स्केड्यूल में हैं। हमारे टाइमिंग्स होते मंडेज़ आर ऑफ, अदर देन मंडेज़ वी आर ओपन ऑल 6 days फ्रॉम 11 AM till 7 PM। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस उनके टूर्स आते हैं, वो हमारे पास गाइड्स हैं, सब कुछ है, और वो लोग उनको जो असिस्टेंट क्यूरेटर हैं, क्वालिफाइड असिस्टेंट क्यूरेटर हैं, गैलरी मैनेजर हैं, वो सब जो है, और NCA के ही ग्रेजुएट्स हैं ज़्यादातर। तो वो लोग जो है उनको पूरा केटर करते हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ज़ाहिर है दीज आर लाइक बैरिक्स, राइट? आप लोग तो शो प्लान करते हैं, और वहाँ पे आर्टिस्ट का, जैसे इमरान कुरैशी का जिक्र किया आपने, अदीला साहिबा का जिक्र किया, लेकिन उसके अलावा क्या यहाँ पे जो आर्ट पीसेस ऑलरेडी डिस्प्ले किए गए हैं उनके हवाले से भी बताएं कि वो मुख्तलिफ आर्टिस्ट के हैं, या हम रेगुलरली उस तरह से परमानेंट कलेक्शन अभी हमारी नहीं बनी, बिकॉज वी आर स्टिल यंग म्यूजियम। तो हम एक दो आइडियाज़ इस तरह के हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी बेस में हमारी परमानेंट कलेक्शन नॉट विद इन द स्पेस बट आउटसाइड इन द नासिर बाग बने। तो जैसे पाकिस्तान फर्स्ट एवर स्कल्पचर गार्डन की बात हो रही है बड़े अरसे से, जो हमने इनिशिएट किया, तो उसमें हम चाहते हैं कि नासिर बाग जो है वो इट शुड ट्रांसफॉर्म इनटू अ फर्स्ट एवर पाकिस्तान स्कल्पचर गार्डन। तो लकीली अगेन पंजाब हुकूमत की हमें बहुत सपोर्ट है, और पाकिस्तान और लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर इज़ ऑलवेज बीन हब ऑफ मैनी थिंग्स, कल्चर भी, आर्ट भी। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम लाहौर एंड देन वी कैन इंशाल्लाह प्रिवेल। लवली। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अब ये बताएं कि आपने कहा कि आप लोगों ने वीडियो इंस्टॉलेशंस वगैरह भी की हुई हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर जो वर्चुअल आर्ट है, या म्यूज़ियम्स हैं या आर्ट गैलरीज़ हैं, उसमें आपने भी चूँकि ट्रैवल किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि वो वर्चुअल टूर्स पे बड़ा फोकस रखते हैं। आर यू प्लानिंग समथिंग लाइक दैट फॉर दिस म्यूजियम? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि हम ने 1 साल की अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो पूरी बाकायदा काफ़ी लोगों को पब्लिश की है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। डेफिनेटली जो अब जिस तरह पूरी दुनिया जा रही है, और AI और मल्टीमीडिया और ये सब कुछ, तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं और एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट इस म्यूज़ियम के थ्रू हम ये चीज़ें सब स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही है। हमने इंटर्नशिप्स का भी किया हुआ एक पूरा सेगमेंट। अच्छा, ओके। तो इंटर्न्स हमारे इस लेवल के हैं जो बिलीव मी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ, और हम इस तरह से उनको भी ये टास्क दिया जा सकता है। अब तो वाकई दुनिया इसी तरफ जा रही है, और इंशाल्लाह यू विल सी कि हम लोग भी इस तरफ ज़रूर जाएंगे।
अच्छा, मैं अब ज़रूर आर्टिस्ट, आपने भी पहली बात में जिक्र भी किया था, आर्टिस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं जो हमारे पास हैं, और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली कंटेम्प्रेरी स्पेसेस की कमी की वजह से एक बहुत स्पेसिफिक तबका है जो आर्ट को समझता भी है और आर्ट को पसंद भी करता है और इन आर्टिस्ट के बारे में जानता भी है, लेकिन बहुत सारी आम आवाम उनकी अवेयरनेस के लिए कि वी हैव द मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट इन पाकिस्तान एंड दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, जिनको दुनिया जानती है, पहचानती है और उनका काम पसंद किया जाता है। आप टू मेक श्योर कि इन आर्टिस्ट को पाकिस्तान में भी उतनी रिकग्निशन या रिगार्ड या रिवॉर्ड मिले फॉर देयर आर्ट, क्या चीज़ें हैं जो आप प्लान कर रहे हैं या आपकी पाइपलाइन में है? बिल्कुल, हम लोगों ने रीच आउट किया है कुछ स्पॉन्सर्स को भी, बिकॉज वंस वी सिक्योर सम ऑफ द स्पॉन्सरशिप, उसके मुताबिक हम लोग आर्काइव, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ कि हम आर्काइव करना शुरू करें। हमारी बहुत अमेजिंग वुमेन आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में जो कि अभी तक उस तरह से रिकग्नाइज नहीं की, लेकिन बहुत सारी की गई भी हैं। सेम गोज़ विद मेल आर्टिस्ट एज वेल। तो इन सारों की रिकग्निशन जो है थ्रू पब्लिशिंग, थ्रू आर्काइविंग, वो हमारी वीक है अनफॉर्चुनेटली अभी तक। इवन दो हमें 78 ईयर्स हो गए हैं आफ्टर द पार्टीशन। तो उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोगों ने अप्लाई किया है फॉर फंडिंग्स अब्रॉड एंड विद इन द कंट्री। हम लोग कुछ लोगों को स्पॉन्सरशिप के थ्रू ऑन बोर्ड लेके आना चाह रहे हैं, और उसके थ्रू हम लोग कोशिश में ये लगे हुए हैं कि हम कुछ पब्लिकेशंस एट द सेम टाइम आर्काइविंग ऑन वेब, आर्काइविंग करें, लेकिन वो सिर्फ आर्काइव की हद तक ना रह जाए, हम उसको वेब से लिंक करके उनको हम इंटरनेशनली वेबसाइट्स पे लोगों को उस तरह से प्रमोट करना शुरू करें जो कि मेरे ख्याल में बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो ऑब्वियसली हम थोड़ा लेट हैं, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। अमेजिंग। अच्छा, अब थोड़ा सा इमरान साहब मुझे बताइएगा, ये तो हम उन सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट की बात करें, बहुत सारे अनसंग हीरोज़ भी हैं जो कि आपने यंग टैलेंट का भी जिक्र किया। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका काम बहुत एक्सेप्शनल है, बट स्टिल दे आर नॉट इन द लाइमलाइट, और मे बी उनके चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। आपका ये प्रोग्राम या इनिशिएटिव उन अनसंग हीरोज़ या आर्टिस्ट के लिए, आर यू गाइस प्लानिंग समथिंग? बिल्कुल, उन लोगों के लिए हमारा 2-3 हमने भी वर्कशॉप्स के थ्रू उनको इंट्रोड्यूस कराना ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया शुरू किया है, और यू विल सी वेरी शॉर्टली इन अगस्त वी हैव प्लान एन अमेजिंग वर्कशॉप रिलेटेड टू ब्लॉक प्रिंटिंग। और वो जो ब्लॉक प्रिंट आर्टिस्ट हैं वो बहुत अरसे से, यानी कि इट्स बीन 5 decades इज़ हेयर, लेकिन उतना उनको नहीं रिकग्निशन मिली। इसी तरह से हमने काफ़ी और वर्कशॉप्स भी पाइपलाइन में हम लेके आए हैं, और उनको फाइनलाइज ही कर रहे हैं इस वक्त हमारे स्केड्यूल के मुताबिक, क्योंकि वंस द शो इज़ पुट अप बाय एनी आर्टिस्ट, लेकिन एट द सेम टाइम इफ़ वी आर फ्री और हमारे पास थोड़ी स्पेस अवेलेबल है, तो हम उसको मज़ीद कंज्यूम करना चाह रहे हैं, ताकि हम इन वर्कशॉप्स के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज देते रहें थ्रू आउट। बिल्कुल भी एकदम से 2 महीने या 3 महीने के लिए हम बिल्कुल एक स्टेगनेंट पोजीशन में ना आ जाएं। बिल्कुल ठीक तो है। उसकी कोशिश में हम बिल्कुल लगे हुए हैं। और अनदर थिंग इज़ कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि पंजाब हुकूमत की काफ़ी कोशिशें हैं, और इस दफ़ा आपने शायद देखा हो बजट में भी एलोकेट किया गया है कल्चर को और आर्ट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी काविशें कर रहे हैं। तो उसमें भी हम लोगों को उन्होंने रुजू किया 2-3 दफ़ा, और वी आर अगेन, क्योंकि लाहौर इतना बढ़ चुका है, वी आर नियरली 2.25 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, तो बहुत सारी और जगहों पे भी ये स्पेसेस बनाने का और इस तरह से रिलेटेड स्पेसेस बनाने की बातचीत शुरू हो चुकी है। दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि लाहौर में अगर डिफरेंट जगहों पे ऐसी स्पेसेस होंगी, नॉट लाइक अंडर द ग्राउंड, बट आर्ट गैलरीज हैं जो ऑलरेडी जो कह लें ऑपरेशनल हैं, बट दे नीड टू बी रेनोवेटेड, रिवैम्प्ड, इन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, और आपका बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, एंड आई होप एंड आई विश कि मैं भी विजिट करूँ फॉर शो। और ये जो आर्ट लविंग लोग हैं, जाहिर है बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट की जगह है, आप जाएँ ज़रूर। ये पब्लिक के लिए स्पेस है, कंटेम्प्रेरी आर्ट स्पेस है, आपको तमाम तर जो आर्टिस्ट हैं
और जो दुनिया भर में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, दे आर पाकिस्तानीज़, उनका आर्ट वर्क आपको देखने को मिलेगा एंड दैट्स वेरी अमेजिंग। हम इस हवाले से कोशिश करेंगे कि ऑन एंड ऑफ बात करते रहें। अभी मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और फिर और भी गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पापा। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा हमने सोचा कि आज हमने जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ईरान और इजराइल के हवाले से उस पर बात नहीं की है। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उस पर बात कर लेंगे। जो न्यूज़पेपर में भी है कि ईरानी आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर है उनसे टेलीफोनिक राबता हुआ है और इजराइल के खिलाफ जंग में हमायत के हवाले से उन्होंने इज़हार तशक्कुर भी किया है। हम सब जानते हैं कि इजराइल और ईरान के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी जारी थी वो सीज़ फायर के बाद बंद हुई है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की इंटरवीन करने की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें डीएस्केलेट होने में टाइम लगा और अमेरिका ने इस चीज़ का क्रेडिट भी लिया कि हमने इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करने में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। दूसरी जानिब जो अमेरिकन मीडिया है उस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया ईरानी जो जौहरी तनसीबात है उनकी तबाही के हवाले से भी। तो ऐसी सूरत हाल में जी मशरिक़ वस्ता में जब ओवरऑल सूरत हाल डेवलप हो रही है, अब कुछ एक्सपेक्टेड ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस वक्त जो गज़ा के अंदर हो रहा है उसके बाद वहाँ पे भी सीज़ फायर के हवाले से अमेरिका कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगा। दूसरी जानिब जी पाकिस्तान और इसकी ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से भी हम सब जानते हैं। कुछ खबरें मैंने कहा जाते जाते आपको बता दें कि जो गैस के घरेलू सार्फिन हैं उनके फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा हो गया है। वैसे तो बहुत सारी जगहों पे गैस लोड शेडिंग भी हो रही थी, हम सब जानते हैं कि सिर्फ सर्दियों में हुआ करती थी, लेकिन अब चूँकि गर्मियों का मामला भी है तो आई डोंट नो कि क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है। इसके साथ साथ जी कुछ खबरें और भी हैं जिस पे हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने जी पावर स्मार्ट ऐप का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। ये ऐप क्या है? वजारत जो पावर डिवीज़न की जानिब से जो जारी करदा एलामिया है उसके मुताबिक ये फ़ीचर जो है सार्फिन को मुकर्रर तारीख पर मीटर की तस्वीर के लेकर जो अपलोड करने की सहूलत फराहम करता है। आप अपने मीटर की पिक्चर लेकर उसको ऐप के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और उसकी बुनियाद पर उनका जो माहाना बिल है, मंथली बिल है, उसको जनरेट किया जाएगा और बहुत सारी सूरत हाल में ये हेल्पफुल भी होगा। इस ऐप का मकसद यही है कि ओवर बिलिंग और रीडिंग की गलतियां जो हैं उसके साथ साथ रीडिंग में ताख़ीर जैसे मसाइल हैं उनका हल फराहम किया जाए और सारिफ जो है मुकर्रर दिन पर रीडिंग फराहम कर दे तो उसके बाद मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी। इसमें क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस पर तो आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्लैरिटी भी मिलेगी, लेकिन बहुत सारे सारिफीन ये कंप्लेन करते हैं कि ओवर जो बिल की या मीटर रीडिंग है वो ज़्यादा की गई है, हमारे यूनिट्स का इशू है। तो सारिफीन जो हैं अपने बिल के ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, बल्कि वो रीडिंग के जो सारा प्रोसेस है उसके गार्डियन भी होंगे कहीं ना कहीं। और ये सिस्टम जो है उन सारिफीन के लिए भी फ़ायदेमंद है जो कि हुकूमती सब्सिडी के मुस्तहिक है। जैसे कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले जो सारिफीन हैं उनका बिल तकरीबन 2330 रुपये होता है, जो सिर्फ 1 यूनिट के इजाफे पर सब्सिडी ख़त्म होने के बाद बिल 8000 रुपये से भी 8104 रुपये तक तजावुज़ कर जाता है। सो एलामिया में बताया गया है कि अगर सारिफ और मीटर रीडर दोनों रीडिंग अपलोड करेंगे तो कम रीडिंग को तरजीह दी जाएगी। सो ये है जी इस ऐप के हवाले से डिटेल्स। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।